Hello everyone, I hope you guys will be doing great। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने एसए के 7 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। आज हम अपना 7वां लेक्चर डिस्कस करेंगे, बल्कि 8वां लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक कंक्लूजन को कैसे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 8 है, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, ये लेक्चर 7 नहीं है बल्कि क्या है, लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है या कंक्लूडिंग जो पैसेज है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी रखनी चाहिए, कंक्लूजन के पैसेज की लेंथ कितनी रखनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमने लिखना सीखा था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन लिखते वक्त मैंने आपको क्या क्या बातें बताई थी, मैंने आपको 4 बातें बताई थी, ठीक है। इंट्रो लिखते वक्त मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी। बात गौर से समझ लें, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो इंट्रो का रिवर्स है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा है। कैसे समझे? इंट्रो में सबसे पहले आप लिखते हैं जी हुक स्टेटमेंट, ठीक है। हुक स्टेटमेंट लिख दी। जब हुक स्टेटमेंट लिख दी तो फिर आपने लिख दी स्पेसिफिक स्टेटमेंट के 2 से 3 सेंटेंसेस। ऐसी बात है ना, स्पेसिफिक स्टेटमेंट के 2 से 3 सेंटेंसेस लिख दिए। तीसरे नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या लिखे, लाइन ऑफ आर्गूमेंट्स लिखे। जो आपने आर्गूमेंट दिए थे और आउटलाइन में जो लिखे थे, उनमें से 7 से 8 आर्गूमेंट मेरे प्यारे बच्चों आपने सेंटेंस फॉर्म में लिख दिए, एक एक सेंटेंस करके। जबकि जो बाकी 6 आर्गूमेंट्स हैं उनके आपने कंबाइन 2 सेंटेंसेस बना दिए, ठीक है। लास्ट पे आपने बेटा इसमें थीसिस स्टेटमेंट ऐड कर दी। समझ आ गई है? ये बन गया था हमारा कंक्लूजन, सॉरी इंट्रोडक्शन। आज हमने पढ़ना है कि कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। कंक्लूजन के लिए सबसे पहले जो आपने थीसिस स्टेटमेंट एंड पे लिखी थी वो कंक्लूजन के स्टार्ट में लेके आनी है और उसको पैराफ्रेज कर देना है। क्या कर देना है? पैराफ्रेज कर देना। पैराफ्रेज करने का मकसद ये होता है कि आपने उसी को थोड़ा सा अपने और वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। जैसे हमारा टॉपिक था इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नेंस क्राइसिस। क्या टॉपिक था? इम्पैक्ट्स ऑफ गवर्नेंस या पुअर गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें हमारी थी स्टेटमेंट ये थी कि पुअर गवर्नेंस हार्डली या सेवियरली इम्पैक्ट्स अ कंट्री अ नेशन, ठीक है, बाय काजिंग। आप इसकी सी स्टेटमेंट ये बना सकते हैं ना था कि दूसरा जो पुअर गवर्नेंस है ये कंट्री की क्या करती है कि जो स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उसको इस तरह डैमेज करती है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, ठीक है, उसमें एफिशिएंसी नहीं रहती, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं रहती, उसमें मेरिट नहीं रहता, ठीक है, उसमें सिलेक्टिव जस्टिस होता है। तो ये थी चीज़ें स्टेटमेंट इसकी। तो इसको हम पैराफ्रेज कर देंगे कि पैराफ्रेज करके हम इसको लिखेंगे, इन अ कंट्री इनएफिशिएंसी, करप्शन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अराइज फ्रॉम पुअर गवर्नेंस। तो ये इसकी क्या होगी? पैराफ्रेज। जो पैराफ्रेज स्टेटमेंट है वो हो जाएगी। इसमें हमने प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखा पुअर गवर्नेंस काजेज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता, पुअर गवर्नेंस, ठीक है, लीड्स टू, पुअर गवर्नेंस लीड्स टू ये चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अगर लिख दी फलां फलां चीज़ें। अब इसकी जो पैराफ्रेज्ड थीसिस स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि ये जो चीज़ें हैं ये आर कास्ट बाय पुअर गवर्नेंस। मतलब जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का उसको हम एंड पे लेके जाते हैं और जो दूसरा पार्ट है उसको हम फर्स्ट पार्ट पे लेके आते हैं, ठीक है, आर कास्ट बाय पुअर गवर्नेंस। तो ये हो गया जी पैराफ्रेज थीसिस स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने क्या करना है, थीसिस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर देना है, ठीक है। पहला सेंटेंस आपका ये हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपने कोई ना कोई लिंकिंग सेंटेंस लिख देना है यहाँ पे। लिंकिंग सेंटेंस जो कि मैंने आपको बॉडी पैराग्राफ में समझाया था वो लिख देना है। लिंकिंग सेंटेंस आपने कोई लिख देना है, ठीक है। लिंकिंग सेंटेंस लिखने के बाद आपने लाइन ऑफ आर्गूमेंट इधर भी लिखनी है, लेकिन किस तरह लिखनी है मैं अब आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपके जो रिमेनिंग 6 आर्गूमेंट्स हैं उनको आपने कितनी लाइन में लिखना है? 2 सेंटेंसेस में लिखना है इंट्रो में।
इधर आपने क्या करना है, जो आपने इकट्ठे लिखे थे उनको सेपरेट करना है, उन 6 को क्या करना है, हर का सेपरेट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। लेकिन जो आपके ये 7 से 8 आर्गूमेंट्स हैं जो मेन आपने उधर दिए थे, उनको आपने यहाँ पे कंबाइन कर देना है, ठीक है। उल्ट हो गया, या नहीं समझे, दोबारा समझे प्यारे बच्चों। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लिख रहे होंगे इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन आप लिख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें आपने लाइन ऑफ आर्गूमेंट्स जो है ना, आपके पास 1 से लेके 17 आर्गूमेंट्स हैं या 1 से लेके 13 आर्गूमेंट्स, तो इसमें आपने क्या करना है, पहले 7 आर्गूमेंट्स का सेपरेट सेंटेंस हर आर्गूमेंट का बना लेना है, ठीक है, सेपरेट सेंटेंस बना लेना है। और जो रिमेनिंग रह जाएंगे उनको आपने 2 सेंटेंस में लिख देना है, ठीक है, 2 सेंटेंस में कंबाइन करके। लेकिन इंट्रो में, सॉरी, कॉन्क्लूजन में आपने क्या करना है, कॉन्क्लूजन में मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, जो आपने रिमेनिंग को 2 सेंटेंसेस में लिखा था, इन्हीं को आपने हर को सेपरेट में लिखना है, जबकि जो आपने इधर अलहदा लिखे थे उनको कंबाइन करके 2 सेंटेंसेस में लिख देना है, कंबाइन करके 2 सेंटेंसेस में लिख देना है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बन गया, सबसे पहले आपने लिखी पैराफ्रेज्ड थीसिस स्टेटमेंट, फिर आपने लिंकिंग सेंटेंस लिखा मेरे प्यारे बच्चों, फिर मेरे प्यारे बच्चों आपने लाइन ऑफ आर्गूमेंट्स लिखे, लेकिन उनमें आपने क्या किया, जो एंड वाले आर्गूमेंट्स थे उनको आपने यहाँ पे पहले लिखकर सेपरेट सेंटेंस हर का बनाया, अलहदा सेंटेंस बनाया, और जो इंट्रो में आपने जिनका अलहदा बनाया था उनको यहाँ पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आ गया 3 बातें आ गई। अब लास्ट बात आपने कॉन्क्लूजन में क्या लिखनी है, लास्ट बात मेरे प्यारे बच्चों आपने कॉन्क्लूजन लिखते वक्त लिखनी है कि आपने उसको एंड करना है। एंड करने के लिए जो चौथी बात आपने लिखनी है वो लिखनी है आपने ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट देनी है। क्या देनी है, ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट, एक होपफुल नोट देना है आपने, समझ आ रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे, अगर आपका सवाल था इम्पैक्ट्स ऑफ पुअर गवर्नेंस, ठीक है, पुअर गवर्नेंस, ये आपका सवाल था, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, आप इम्पैक्ट्स तो लिख दिए कि फलां फलां इम्पैक्ट्स हैं जी पुअर गवर्नेंस के। अब आप होप नोट ये देंगे कि हाउ एवर दीज इम्पैक्ट्स कैन बी मिटिगेटेड, कम किए जा सकते हैं बाय अडॉप्टिंग प्रैग्मेटिक मेजर्स, ठीक है, या प्रैग्मेटिक स्टेप्स है। तो ये क्या हो गया, एक सोल्यूशन आपने बता दिया। तो ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट में मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, कोई सोल्यूशन बता देना है। अगर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट में मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लिख रहे थे काजेज पे, किस पे लिख रहे थे, काजेज पे लिख रहे थे, तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन बता देना है, ठीक है। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों सोल्यूशन पे लिख रहे थे तो आपने कहना है कि इन सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करो जी अपने आखिरी सेंटेंसेस में, ठीक है। अगर उसने आपसे सोल्यूशंस पूछे थे ना तो आपने सोल्यूशन तो बताई, लेकिन एंड पे आपने क्या कहना है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। अगर आपने कोई नेगेटिव स्टांस लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था, नेगेटिव स्टांस लिया हुआ था, तो एंड पे आपने प्यारे बच्चों ये बता देना है कि उसको कैसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है, हाउ टू मेक इट पॉजिटिव। समझ आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपने कोई पॉजिटिव स्टांस लिया हुआ था तो फिर क्या करना है, फिर मेरे प्यारे बच्चों आपने बताना है कि इसे मेंटेन कैसे करना है, हाउ टू मेंटेन इट, हाउ टू मेंटेन इट, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको लास्ट बार समझा रहा हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने इंट्रो में हम क्या करते हैं, इंट्रो में सबसे पहले हम हुक स्टेटमेंट लिखते हैं जी, समझ आ रही है। हुक स्टेटमेंट के बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने इसका एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, और इसके हम 2 से 3 सेंटेंसेस ऐड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ आर्गूमेंट लिखते हैं, और लाइन ऑफ आर्गूमेंट में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, 7 से जो 8 पहले आर्गूमेंट होते हैं
उनका सेपरेट सेंटेंस बनाते हैं, अलहदा सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग आर्गूमेंट्स हैं हमारे पास उनके हम दो सेंटेंसेस बना देते हैं, इकट्ठा कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। और एंड पे मेरे प्यारे बच्चों हम लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? ये तो था इंट्रो का। कनक्लूजन मेरे प्यारे बच्चों इसका उल्ट होता है, और उसमें मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट को ऊपर लिखते हैं और इसको पैराफ्रेज कर देते हैं। मैंने आपको सिखाया है पैराफ्रेज करने के लिए सेंटेंस का पहला पार्ट जो है वो आखिर पे ले जाते हैं, और जो आखिरी पार्ट है उसको किस पे ले जाते हैं, पहले पार्ट पे लेके आते हैं, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर दिया, उसके बाद एक लिंकिंग सेंटेंस ऐड करना है। लिंकिंग सेंटेंस ऐड करने के बाद लाइन ऑफ आर्गूमेंट लिखने हैं, लेकिन कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको समझाया मेरे प्यारे बच्चों। आपने क्या करना है, आपने जो यहाँ पे आखिरी आर्गूमेंट्स जो 6 या 7 बचे थे उनको आपने 2 सेंटेंसेस में लिखा था, उनको आपने अब क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट 7 से 8 सेंटेंस बना लेने हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, जो यहाँ पे हमने अलहदा लिखे थे उनको कंबाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे उल्ट करना है हमने, ठीक है। बात समझ आ गई? लास्ट पे मेरे प्यारे बच्चों जो हमने चीज़ बताई है कि एक होप नोट लिखना हमने, एक क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट लिख देनी है। ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट, एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट लिखनी है। और ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है कि अगर आप लिख रहे थे काजेज तो आपने सोल्यूशन बता देने कि ये इसके सोल्यूशन भी हो सकते हैं। अगर सोल्यूशन बता रहे थे तो आपने बता देना उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अगर आपने कोई नेगेटिव स्टांस लिया हुआ था तो आपने उसको एंड करते वक्त कंक्लूजन में ये लिखना है कि इस स्टांस को हम इस मसले को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिवली कैसे देख सकते हैं। और अगर आपने कोई पॉजिटिव स्टांस लिया हुआ था तो फिर आपने कहना है कि इसको आप मेंटेन करने के लिए हुकूमत को क्या क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एज अ CSS एस्पायरेंट या CSS के स्टूडेंट या आप जब पेपर लिख रहे होते हैं तो आप समझ लें कि आप गवर्नमेंट के एक आप सिलेक्टेड बंदे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने पॉलिसीज बनाने में अपना रोल अदा करना है, तो आपने एक ब्रॉड माइंड के साथ बैठना है, ठीक है। काजेज आप डिस्कस कर रहे हैं तो साथ में आपने सोल्यूशन भी बताने हैं, थोड़े से डिस्कस कर देना। सोल्यूशन अगर आप बता रहे हैं तो आखिरी जो आपके 2 से 3 सेंटेंसेज हो गए उसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन बतानी है। अगर नेगेटिव स्टांस ले रहे हैं तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है वो लिख देना है। अगर पॉजिटिव स्टांस ले रहे हैं तो उसे मेंटेन कैसे करना है वो बता देना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों ये तो हमारे हो गए जी ऐसे के 8 मुकम्मल। इन 8 लेक्चर्स में हमने तकरीबन ऐसे कवर कर लिया है, लेकिन हमारी एक चीज़ रहती है और वो है ट्रांजिशन पैराग्राफ, ठीक है। ट्रांजिशन पैराग्राफ मेरे प्यारे बच्चों वो रहता है, वो हम अपने जो 9th लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे ये लेक्चर कभी भी देख रहे हैं तो आप इन लेक्चर को देखने के बाद भी अगर आप हमारा सेशन लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। सेशन लेने के चार्ज वो हैं आपको व्हाट्सएप पे बता दिए जाएंगे। नंबर ये है, इस नंबर पे रब्ता करना है, ठीक है, 0349188577 बच्चों एक बात याद रखिएगा कि CSS का जो ऐसे है ना ये रिटर्न एग्ज़ाम है, इसमें जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ऐसे पढ़ना बहुत आसान है, सबसे आसान सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसको लिखने के लिए आपको एवेलुएशंस करवाना पड़ेंगी, मैक्सिमम एवेलुएशन करवाना पड़ेगी, ठीक है। अगर आप 10 सब्जेक्ट कर भी लेते हैं, 11 सब्जेक्ट कर भी लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते तो आप कभी भी पास नहीं हो सकते। आप ये बात गौर से सुन लें, ऐसे डू और डाई है, 99% बच्चे फेल या पास ऐसे में ही होते हैं। जो ऐसे पास कर जाता है उसके लिए 11 सब्जेक्ट अगर उसकी लक उसके साथ है तो वो कर जाता है, ठीक है। तो आप एवेलुएशन के लिए भी हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, रिटर्न टेस्ट देने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप किसी कंपलसरी का पढ़ना चाहते हैं, किसी ऑप्शनल के लिए पढ़ना चाहते हैं, तब भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।